ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम फरमान है और जैसा कि आज ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है और ये जो हमारा वीडियो है ये इसका टॉपिक है कि क्लास 7th का ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ आईसीएसई बोर्ड के लिए ये है। सो बिना डिले किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, इस चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम हमारा है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। थोड़ा राइटिंग का आपको इशू हो सकता है क्योंकि ये टैब अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, ग्राफिक टैब। सो अभी मेरी राइटिंग इस पर थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आप मैनेज करिएगा। तो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसको आप हिंदी में बोलोगे त्रिभुज व त्रिभुज के मूलधर्म या गुणधर्म। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बायलिंगुअल हमारा चलेगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी या त्रिभुज व त्रिभुज के मूलधर्म या गुणधर्म, ये चैप्टर का हमारा नाम है। इसको समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज अ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रायंगल आखिर में होता क्या है। ट्रायंगल की अगर हम बात करें बेटा, आप लोग सभी नोन होंगे, जैसे तिकोनी कोई भी आपकी शेप होती है आप उसको नाम दे देते हो ट्रायंगल का। ओके, आपको पता है ये चीज़, लेकिन मैथ्स में आप इसी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो बेटा देखिए, ट्रायंगल क्या होता है। A triangle is a closed figure made by 3 line segments। क्या मैंने बोला? मैंने कहा ट्रायंगल एक ऐसा कोई भी क्लोज फिगर होगा जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, या आप कह सकते हो कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो कि 3 रेखाखंडों के मिलने से बनती है। ठीक है, और ये फिगर हमारा बंद होना चाहिए, मतलब जो भी त्रिभुज बनेगा वो बंद होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ये आप देख रहे हो कि ये एक बंद आकृति है, ठीक है, कहीं से भी ये खुली नहीं है। ये एक ऐसी फिगर है जो तीनों तरफ से सराउंडेड है, मतलब बंद है। तो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये आपको त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब इस ट्रायंगल के बारे में अगर हम डिटेल में जानें कि अब हमने समझ लिया कि ट्रायंगल होता क्या है, तो ट्रायंगल हमने देखा कि ट्रायंगल हमारा 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाला एक क्लोज फिगर होता है, या त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो 3 रेखाखंड के मिलने से बनती है। अब ट्रायंगल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको इसके 3 कॉर्नर्स मिल रहे हैं, 3 कोने मिल रहे हैं, और ये कोने आप इजीली देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो बेटा? अब ये 3 कोने आपको दिख रहे हैं, इन 3 कोनों को हम क्या बोलते हैं, इन 3 कोनों को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और इन वर्टेक्स के अगर मैं नाम रख दूं, क्योंकि एक पॉइंट है तो इनके अगर मैं नाम रख दूं A, B और C,
हम यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स हमको मिले। वर्टेक्स का मतलब होता है बेटा शीर्ष। ये जो वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष। तो अगर हम बात करें कि किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स कितने होते हैं, तो वर्टेक्स हमारे होते हैं 3, यानी शीर्ष कितने होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और ये शीर्ष 3 कौन कौन से हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी, ये 3 हमारे वर्टेक्स हैं। इसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने बोला था कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है एक ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको पहली लाइन सेगमेंट कौन सी दिख रही है, ए बी दिख रही है। तो इसको आप अब बोलोगे कि इसमें जो भी आपका कितनी साइड्स हैं, तो ये साइड्स हमारी भुजाएं कहलाती हैं ट्रायंगल की। साइड्स यानी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। तो ये त्रिभुज की भुजाएं भी कितनी होती हैं, 3 होती है। और यहाँ पर कोई भी साइड आपकी जो नोटेट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, वो 2 लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। और हमने देखा कि ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, ए बी, और ये इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन यानी रेखाखंड का साइन। दूसरी साइड हमारी हो जाएगी बी सी, इसके ऊपर ऐसे, और तीसरी हो जाएगी सी ए, और इसके ऊपर ऐसे। तो ये हमने क्या देखा कि ये हमारी त्रिभुज की 3 साइड्स हो गई, 3 वर्टेक्स हो गए। अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ट्रायंगल में आप देखते हो कि ट्रायंगल में 3 एंगल भी होते हैं। पहला एंगल आपका ये दिख रहा है आपको, दूसरा एंगल आपको ये दिख रहा है, और तीसरा एंगल आपको बेटा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड। तो आप कह सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें ट्रायंगल के एंगल्स की, ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कोण। ठीक, तो ट्रायंगल के 3 कोण हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब ये मैंने तो नंबर से रिप्रेजेंट किया, लेकिन इनका नाम होता है। नाम आप कैसे भी लिखते हो, हमें पता कि जो भी वर्टेक्स यानी जो शीर्ष होता है किसी भी ट्रायंगल के एंगल को लिखते समय जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं एंगल ए का नाम लिख रहा हूँ, तो इस एंगल ए का नाम आप क्या लिखोगे, इस वर्टेक्स को बीच में रखोगे, और बाकी 2 आर्म जिनसे बने उन लाइन सेगमेंट के नाम आपके आ जाएंगे बीच में वर्टेक्स के साथ। जैसे इस एंगल का नाम हो जाएगा, एंगल ए का नाम हो जाएगा बी ए सी। ठीक है, इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल बी ए सी। या इसी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसी कोण को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस बी वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, इस बी वाले एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए बी सी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए। सिमिलरली ये सी वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे की बातों की तरफ आपको लेकर चले। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मुझे और आपको बतानी है कि हमेशा बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एंगल 2 है, यानी आप कह सकते हो कि ये जो एंगल बी है, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड आपकी कौन सी कहलाएगी, ए सी कहलाएगी। ये कोण बी जो है, इसके सामने वाली भुजा आपकी कौन सी कहलाएगी, ए सी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, छोटा सा मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ये एंगल बी है, तो इसके सामने यानी अपोजिट जो साइड या भुजा जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी ए सी। ठीक है, इसी तरह एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा कौन सी होगी, बी सी। ठीक है, और एंगल सी के सामने वाली साइड यहाँ पर क्या होगी, ए बी होगी। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। सो आप आगे हमें देखना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो टाइप्स ऑफ
ट्राइंगल्स, हिंदी में बोलेंगे त्रिभुजों के प्रकार। तो देखिए बेटा, इस चीज़ को अगर हम समझते हैं कि ट्रायंगल के प्रकार या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ये हैं क्या बेटा, इसको हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू साइड्स और दूसरा है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड का मतलब आप कह सकते हो कि भुजाओं के आधार पर, और यहाँ बोल सकते हो कोण के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका कैटेगराइजेशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड की अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो ट्रायंगल यहाँ पर निकल के आता है वो आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। और ये तीसरा हमारा आता है स्केलिन ट्रायंगल, या इसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अभी एक एक के बारे में हम बात करेंगे कि कैसा कौन सा ट्रायंगल होता है, उसको हम बताएंगे भी आपको। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी मैं डिटेल में भी इसमें बताऊंगा। सारी साइड बराबर होती हैं, सारी भुजाएं समान होती हैं। आइसोसेलेस में टू साइड्स आर इक्वल। और स्केलिन में नो इक्वल साइड, कोई भी साइड बराबर नहीं होती, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो सकती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। आई होप कि अभी आपको ये क्लासिफिकेशन और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू साइड्स, जिसमें सबसे पहला था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसा कि इसके बारे में मैंने बताया, इसकी सारी साइड्स आपका इक्वल होती हैं।
तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे सामने आ गया है। हमने यहाँ पर देखा ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या बताई थी मैंने कि इसकी ऑल साइड्स क्या है, मतलब तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल होती हैं। तीनों साइड इक्वल होने के साथ साथ क्या होता है बेटा, इसके सारे एंगल बराबर होते हैं। जितनी साइड इक्वल होंगी उतने एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसकी वजह से इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। वो क्यों होते हैं वो अभी हमें नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज में हमारी पता चलेगा, जब हम ट्रायंगल की इंटरनल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अंतःकोणों की जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे और बाह्य कोणों की जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। तब हमको पता चलेगा कि समबाहु त्रिभुज में सारे एंगल्स का सम या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप था अकॉर्डिंग टू साइड, वो हमारा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा समबाहु त्रिभुज था, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा ट्रायंगल आ गया। फटाक से इससे वर्टेक्स हमने लिखे ए बी सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, इसमें केवल दो साइड्स हमारी, ओनली टू साइड्स क्या होंगी, दो भुजाएं केवल बराबर होंगी। ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी सी क्या होगी, अनइक्वल साइड होगी। इसको हम क्या कभी कभी बेस भी हम बोल देते हैं, ठीक है, आधार भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा होता क्या है कि हमने भी बताया कि जितनी साइड्स इक्वल होती हैं उतने ही एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि सारी साइड हमारी क्या थी, इक्वल थी, जिसकी वजह से सारे एंगल सेम थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो साइड हमारी इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। लेकिन वो दो एंगल होंगे कौन से इक्वल, वो एंगल बेटा ये जो दो साइड्स आप देख रहे हो कि कॉमन वर्टेक्स ए पे मिली है, तो इस वर्टेक्स ए के अलावा जो दो वर्टेक्स बचे हैं वो दो एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये दोनों साइड हैं, ये जिस बेस साइड से आपका मिली हुई हैं उनके आमने सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका इस तरह से बना है और उसकी ये और ये साइड इक्वल है तो उसके ये वाले और ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। सिमिलर वे में अगर कोई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह बना हुआ है कि जिसकी ये और ये दोनों साइड बराबर हुई तो उसकी ये और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं हम हमारे तीसरे टाइप पे। स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में अब क्या होने वाला है, स्केलिन ट्रायंगल में हमने देख लिया था कि ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो एक स्केलिन ट्रायंगल हम बना के देखते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास एक स्केलिन ट्रायंगल आ गया।
अब आप क्या देख रहे हो, ये एक स्केलिन ट्रायंगल है और आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, सारी साइड एक दूसरे से छोटी बड़ी हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल में जब हमारा कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, हम कह सकते हैं कि ए बी की लेंथ जो है वो बी सी के बराबर नहीं है और बी सी की लेंथ सी ए के बराबर नहीं है, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब जब कोई इनका एंगल इक्वल नहीं है तो एंगल इक्वल ना होने की वजह से इनकी कोई भी इनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से इनका कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। जो भी हमने देखा था वो किसके बिहाफ पे था, अकॉर्डिंग टू साइड्स। हमें देखना है त्रिभुजों का वर्गीकरण उनके कोणों के आधार पर। ओके, फ्रेश पेज से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला टाइप जो आएगा वो हमारा आएगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, या जिसको आप हिंदी में कहोगे न्यून कोण त्रिभुज। अब ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल बेटा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि होगा तो आपका एक ट्रायंगल ही, लेकिन उसके सारे एंगल आपस में क्या होंगे, उसके सारे एंगल अक्यूट एंगल होंगे, विच मीन्स कि सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे ये एक मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल लिया है और ये मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। चलिए, जैसे ये वर्टेक्स है ए, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि सारे एंगल आपको 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं। और एक्यूट एंगल का मतलब ही यही होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वही हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल क्या हों, एक्यूट एंगल हों, तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ये एंगल अगर मेरा 50 है, ये 60 है और ये 70 है, तो ये आप तीनों एंगल देख रहे हो कि सारे 90 से छोटे और इनका सम 180 डिग्री है। तो ये कैसा ट्रायंगल है हमारा, एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल है या न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि सारे कोण कैसे हैं, न्यून कोण हैं, सारे एंगल जो हैं, सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो टाइप था, दूसरा टाइप है हमारा जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं और यहाँ पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात ये होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, एक एंगल ऐसा होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इस वर्टेक्स बी पर बनने वाला ये एंगल आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसको शो इसी तरह किया जाता है, एक यहाँ पर आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा शेप बना दिया जाता है। यहाँ पर मेंशन नहीं होगा तब भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब ये
ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो यहाँ पर एक बात ध्यान में आपको रखनी होगी कि किसी भी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकते, दो 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर दो 90 डिग्री के आपने एंगल ले लिए तो वो दोनों का सम ही मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा, जबकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दो ही मिलकर 180 बना देंगे, तीसरे की नीड नहीं पड़ेगी और ये ट्रायंगल आपका कुछ ट्रायंगल ना बन करके ऐसा कोई फिगर बन जाएगा अगर दोनों 90 डिग्री आपका बनेंगे। ट्रायंगल तो आपका बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको और देखनी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है एंगल, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में, कर्ण बोलते हैं हिंदी में। और ये हाइपोटेन्यूज क्या होती है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। ये हमारा क्या होता है? बेस होता है, आधार जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर। बेस ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। घबराने की बात नहीं है, अभी इतना ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल की बात नहीं, बस आपको ये बेसिक याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। और हाइपोटेनस क्या होता है? बेस से भी बड़ा होता है और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। अब जो एंगल के अकॉर्डिंग थर्ड हमारा आता है ट्रायंगल, वो हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या हिंदी में इसको आप बोलते हो अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज क्या है? ये पहले मुझे आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। ये वर्टेक्स आपका ABC है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब भी ये होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसा अगर कोई भी ट्रायंगल आपका है तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगर मैं मान ले रहा हूँ 120 डिग्री है तो ये आपका क्या 90 डिग्री से बड़ा, और ये आपका ट्रायंगल कैसा कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज आपका कहलाएगा। अब फिर से मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता है कि क्या बेटा किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, या किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। अगर आप 120 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 240। तो जबकि ट्रायंगल के तीन एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर आप दो ही एंगल अगर आप ऐड करोगे तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या था? ये हमारा हमने तीनों टाइप्स के ट्रायंगल को देखा और दोनों क्लासिफिकेशन को समझ लिया कि अकॉर्डिंग टू साइड कितने तरह के एंगल होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। अब ट्रायंगल की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उनको हमें समझना बेहद ज़रूरी है, जिसमें पहला टर्म हमारा निकल कर आएगा मीडियंस। क्या बेटा? मीडियंस। मीडियंस हिंदी में इनको बोलते हैं माध्यिकाएं। अब ये माध्यिकाएं क्या होती हैं? अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि माध्यिकाएं क्या होती हैं।
ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि एक त्रिभुज है, यानी एक ट्रायंगल है हमारे पास। अब इसके 3 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। ये 3 वर्टेक्स हैं। अगर हम तीनों वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स को चूज़ करें, सपोज़ ये वाले वर्टेक्स को मैंने चूज़ किया है, ठीक है बेटा, ये वाले वर्टेक्स को मैंने चूज़ किया है। अब इस वर्टेक्स का नाम हमारा ए है, इसका बी है और इसका सी है। और ये मैंने मान लिया कि ये साइड हमारी 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। सॉरी, ये मैंने 60 लिख दिया है, 60 नहीं होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। ऑल राइट, ठीक है। सो अगर मैं अब रैंडमली क्या करूं, किसी भी वर्टेक्स को मैं चूज़ कर लूँ, किसी भी वर्टेक्स को चूज़ कर लूँ, जैसे मैंने ए को चूज़ किया। अब ए से मैं कोई एक ऐसी लाइन खींचूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये खींच ली, और इस लाइन ने क्या किया, इसको नाम मैंने दे दिया कुछ भी, और इस ए से मैंने सामने वाली साइड पर एक ऐसी लाइन खींची जिसने इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। सामने वाली साइड को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। 2 हाफ में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये 8 सेंटीमीटर थी, तो इसने इसको 4 और इसको 4 कर दिया, और इस जिस पॉइंट पे काटा उसको नाम मैंने दे दिया डी। इसी तरह मैं फिर से क्या करूं, मैं अब दूसरे वर्टेक्स से यानी बी को चूज़ कर लूँ और बी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ जो वो अपने सामने वाली साइड्स को क्या करे, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। क्या कर दे? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। अब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये इसको 3 कर दे, ये इसको 3 कर दे। जैसे इसने इसको आधा आधा बांट दिया था, वैसे इसने इसको भी आधा आधा बांट दिया। फिर अभी भी हमारे पास एक वर्टेक्स बचा हुआ है, जो कि वर्टेक्स हमारा कौन सा है, सी है। ये वर्टेक्स हमारा सी है। अब हम सी से ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो वो भी क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में उसने भी डिवाइड कर दिया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये डी था, इस पॉइंट को मैं ई लेट कर ले रहा हूँ, और ये हमारा एफ हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स थे, और तीनों वर्टेक्स से मैंने ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसने ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी लाइन जो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ट्रायंगल की डाली जाए और सामने वाली जो लाइन सेगमेंट हो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो वो लाइन्स आपकी क्या कहलाती हैं, मीडियन कहलाती हैं। यहाँ मतलब ये हुआ कि ए डी, बी ई और सी एफ ये हमारी मीडियंस हैं, माध्यिकाएँ हैं। क्या हैं? मीडियंस यानी माध्यिकाएँ हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ये माध्यिकाएँ हैं या मीडियंस हैं। तो आप कह सकते हो हिंदी मीडियम वाले अगर जैसे समझना चाहे, किसी भी शीट से हम सामने वाली त्रिभुज की भुजा पर अगर कोई ऐसा रेखाखंड डाल दे जो उसको समद्विभाजित कर दे, तो वो रेखाखंड आपका माध्यिका कहलाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली है कि त्रिभुज की माध्यिकाएँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिस बिंदु पर भेदती हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहलाता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है ये बेटा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, वो अब हमको डिस्कस करना है अल्टीट्यूड। इसको आप हिंदी में बोलते हो त्रिभुज
त्रिभुज का लंब आप बोलते हो या ऊंचाई भी बोल देते हो कभी कभी। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, इसको हम देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं माध्यिका में, और जो भी आपका लंब अल्टीट्यूड है या मीडियंस है, मीडियन और अल्टीट्यूड में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो पहले आज हमें उस चीज़ को समझना है और उसको लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने वर्टेक्स बना दिए हैं ए बी सी, यहाँ मैंने वर्टेक्स बनाए हैं। अब हम देखते हैं क्या करना है। देखिए, अगर मैं क्या करूं, इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर, सामने वाली साइड पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, जो कि क्या हो जाए, जो कि सामने वाली लाइन पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना दे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एंगल 90 डिग्री आपका फॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर मैं क्या करूं, इस बी से, इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए। आ रही है बात समझे? तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसी तरह सेम वे अगर मैं क्या करूँ, सी से इस ए बी लाइन पर भी यही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, 90 डिग्री का एक लंब बना दूँ, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि ये आपके जो भी अल्टीट्यूड्स हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए डी बी ई सी एफ, तो ये आपका ए डी बी सी नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये आपका ए डी बी ई और सी एफ, ये आपके क्या कहलाएंगे, अल्टीट्यूड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्टीट्यूड्स कहलाएंगे। और ये अल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा बेटा ये चीज़ें। ऑर्थो सेंटर, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। अच्छा, अल्टीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब बताना बहुत ज़रूरी। अल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा ट्रायंगल की ऊंचाई। ट्रायंगल की ऊंचाई से मतलब होता है अल्टीट्यूड का। जैसे अगर आप मान लो कि आप यहाँ पर एक पहाड़ की नोक पर खड़े हो और पहाड़ की हाइट को आपको नापना है, तो आप यहाँ से ऐसे तो नापोगे नहीं, ऐसे तो नापोगे नहीं, ऐसे तो नापोगे नहीं, आप सबसे ऊंचे पॉइंट पे जाओगे और वहाँ से नापोगे, और वहाँ से जो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वही आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। यानी परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वही आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर ट्रायंगल के इस बेस को आप देखोगे तो पहाड़ की ऊंचाई या ट्रायंगल की ऊंचाई ये हो जाएगी, और अगर इस बेस को आप लोगे तो इस ट्रायंगल की ऊंचाई ये हो जाएगी, और अगर इस बेस को लोगे आप तो आपके ट्रायंगल की ऊंचाई ये हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमने देखा कि हमारा लंब केंद्र हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। और कुछ चीज़ें बेटा नोट करने वाली हैं, आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसके लिए चीज जो ऑर्थो सेंटर होता है बहुत ही यूनिक चीज़ देखी जाती है। तो वो क्या होता है, वो होता ये कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। तो इस चीज़ को चाहे तो आप नोट कर लिए, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ
of an obtuse angle triangle lies outside of the triangle, या इसको आप कह सकते हो अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। अब बच्चों कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको आप नोट करके लिख लो। देखिए मीडियन बेटा क्या करती हैं, मीडियन सामने वाली साइड को हमेशा दो इक्वल पार्ट में बांटेंगी हमेशा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर भी हों उस लाइन के या 90 डिग्री पर उसको बाइसेक्ट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांट तो ज़रूर देंगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो भी सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में होता है, लेकिन हर ट्रायंगल के केस में नहीं होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो मीडियंस है, मीडियंस ऑलवेज bisects the side opposite to it, but not necessary, क्या बेटा, not necessary to be परपेंडिकुलर। इसको हम लिख सकते हैं माध्यिकाएं हमेशा सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगी, परंतु ज़रूरी नहीं कि वो लंब भी हो। दूसरा नोट पॉइंट आपके लिए क्या है, दूसरा नोट पॉइंट आपका ये है कि अल्टीट्यूड्स are always perpendicular to the side opposite to it, but not necessary to be bisect the side। अब यहाँ पे पिछली वाली बात का अपोजिट बोला कि अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगी। लंब हमेशा सामने, या आप लिख सकते हो सम्मुख भुजा को सम्मुख या लंब सम्मुख भुजा को हमेशा लंब रहेगा
लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह भुजा को समद्विभाजित करेगा। बेटा अगला नोट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये होता क्या है कि जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी एक जो मीडियन होती है वो इसकी परपेंडिकुलर भी होती है। मतलब आप कह सकते हो कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसकी एक मीडियन और एक अल्टीट्यूड कॉमन होती है। मतलब जो अल्टीट्यूड होगा वही उसकी मीडियन भी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो a median and an altitude of an isosceles triangle can be same। अब वो कैसे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने ये क्या किया है यहाँ पर, ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बनाया, गायब हो गया, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसकी साइड 5 5 और ये नीचे वाले में 4 ले रहा हूँ। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये साइड ये परपेंडिकुलर भी है। क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब ये अल्टीट्यूड भी है, ये एडी जो है ये अल्टीट्यूड भी है। ये एडी आपको क्या दिख रहा है, अल्टीट्यूड भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बी और वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। तो ये परपेंडिकुलर भी आपको दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि बेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर रहा है। तो मतलब ये हमारा मीडियन भी है और ये हमारा अल्टीट्यूड भी है। यहाँ पर क्या है, लेकिन एक ही ऐसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक लाइन ऐसी है या लाइन सेगमेंट ऐसा है जो मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है। लेकिन अभी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको दिखेगा कि उसके तीनों मीडियन ही क्या हैं, अल्टीट्यूड है, या तीनों अल्टीट्यूड ही क्या हैं, मीडियन है। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स देखिए क्या बोल रहा है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स आर सेम। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं व लंब एक ही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मीडियन आपकी एक ही है और अल्टीट्यूड भी एक ही हैं, तो वो एक दूसरे को एक ही जगह पर कट भी करेंगे। इसका मतलब उनका ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र और केंद्रक भी एक ही होंगे। चलिए इस चीज़ को भी फटाक से
अब देखते हैं, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ट्रायंगल था ए, ये बी और ये सी, डी ई एफ। और ये अगर हम मान लें ये हमारा 8 हो गया, ये तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये 4 4 में आपका डिवाइड भी हो रहे हैं और आप देख रहे हो कि ये सारी जो आपकी मीडियंस कह लो या अल्टीट्यूड कह लो परपेंडिकुलर भी है और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी एक ही सामने वाली साइड को बाइसेक्स भी कर रही हैं। तो इनका अल्टीट्यूड और मीडियन क्या है, एक ही है। और जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो मीडियन जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो सेंट्रॉइड होता है और अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट करता है वो ऑर्थो सेंटर है। तो इनका ऑर्थो सेंटर और अल्टीट्यूड एक ही होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड, मतलब ओवरलैप कर जाता है। या आप कह सकते हो कि इनका लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होता है। आप कह सकते हो कि इनका लंब केंद्र और इनका जो केंद्रक होता है वो एक ही बिंदु पर लाई करता है। तो बेटा ये ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से ये जो पहली एक्सरसाइज का कंसेप्ट था वो हमारा इतना ही था। अब इस कंसेप्ट पे बेस बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन से मैं आपको अवेयर करा देता हूँ। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर ले जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कुछ इस तरह से, जैसे ये क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में आपको इस तरह डायग्राम बना के दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बेटा ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो आप देख के बता दोगे कि यहाँ पर एक एंगल आपका ऐसा बन रहा है जो कि क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो आप बता दोगे सर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसके अलावा यहीं पे अगर वो साइड मेंशन कर दे कि 7 ये है, ये 7 है और ये 11 है, अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो आप कहोगे सर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो है ही, क्योंकि इसका एक एंगल आपको 90 डिग्री से बड़ा दिखा, लेकिन साथ में आप देख रहे हो दो साइड इसकी इक्वल है 7 7। तो अब आप लिख दोगे आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दो आपका ये ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह अगर कोई ट्रायंगल आपका इस तरह आ गया, और वो आपसे कह दे ये ए बी है, ये बी है और ये सी है और ये आपका 5 है और ये आपका 5 है और ये आप लिख सकते हो 5√5 समथिंग। अब आपसे पूछ ले बेटा ये किस तरह का ट्रायंगल है, तो आप कहोगे सर इसकी दो साइड इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक एंगल आपको 90 डिग्री भी दिख रहा है। तो आप बोलोगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे आप? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको कराऊंगा, ये भी हमारी केवल कंसेप्ट क्लास थी। इसके आगे फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।